धर्मपुरी के जंगल में पीलू अपने पति बंटी के साथ रहती थी। वो दोनों हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। हनुमान जी को हर दिन अपनी दुकान का सबसे पहला बर्फ का गोला भोग लगाते थे और उन्हें सुंदर सुंदर फूल और खुशबूदार अगरबत्ती अर्पित करते थे। वो कभी भी हनुमान जी से कुछ नहीं मांगते थे और उनकी बहुत सेवा करते थे। वो दोनों अपना एक छोटा सा बर्फ के गोले का ठेला चलाते थे। उनके फ्लेवर्स के बर्फ के गोले बच्चे हो या बूढ़े सबको बहुत पसंद आते थे। पिल्लू दीदी, मुझे मैंगो और ग्रेप फ्लेवर का मिक्स गोला और मेरी पत्नी को काला खट्टा गोला देना। जी टिल्लू भैया, आपके यहाँ के बर्फ के गोले इतने टेस्टी है कि जिसकी हद नहीं है। कोई भी आपके जैसे टेस्टी बर्फ का गोला बना ही नहीं सकता है। ये तो हनुमान जी की दया है बहन जी। उनकी दुकान के सामने कालू भी बर्फ के गोले का दुकान चलाता था। वो बंटी और पीलू से बहुत नफरत करता था और हर समय इसी सोच में रहता था कि कैसे उन्हें नुकसान पहुंचाए। सभी लोग इनकी दुकान में जाते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। जैसे मेरी दुकान में तो उन्हें कड़वा बर्फ का गोला मिल रहा है। इनकी दुकान कैसे भी बंद करनी पड़ेगी। एक दिन बर्फ खाने के लिए जंगल का सबसे ताकतवर और अमीर चिड़ा कड़क सेठ अपनी पत्नी बबली के साथ आता है। पीलू, हमें रोज खस और पाइनएप्पल ऑरेंज गोला देना। जी सेठानी जी, आज सेठ जी भी आए हैं, बहुत खुशी की बात है। हाँ पीलू, हम विदेश जा रहे हैं तो सोचा यहाँ से कुछ मीठा करके जाते हैं। ये फ्लेवर्स के गोले बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। धन्यवाद मैडम, जय हनुमान जी की। एक हफ्ते के बाद जब हम वापस आएंगे तो तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर देंगे। उसके गोले खाकर कड़क सेठ और बबली सेठानी बहुत खुश होते हैं। कालू ये देखता है और वो इसे और भी गुस्सा हो जाता है। अब तो इसकी दुकान बंद करा कर ही रहूंगा। उस शाम कालू कुछ गुंडों से मिलता है, उन्हें पैसे देता है और फिर अगले दिन उन गुंडों से बंटी की पिटाई करवा देता है और दुकान में तोड़ फोड़ करा देता है। इससे बंटी और पीलू की दुकान बंद हो जाती है। हे हनुमान जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इनकी जान बचा ली। आप हमेशा रक्षा करते हैं। हाँ पीलू, हनुमान जी की बहुत दया है, लेकिन जिन गुंडों ने मेरी पिटाई की है वो कालू के दोस्त है। कालू हमसे जलता है, लेकिन कालू सोचता है कि वो हमारी दुकान बंद करा देगा। हम हनुमान जी के भक्त हैं, हमें अपना काम करना है। भगवान इन बदमाशों को संभाल लेगा। हनुमान जी की सेवा पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। सुनिए भाई साहब, मैं हरिया हूँ। मैं अयोध्या से आया हूँ और काम की तलाश कर रहा हूँ। मैं आप लोगों की बर्फ की गोलों की दुकान चला सकता हूँ। मैं आप जैसे नेक दिल, साफ मन वाले, सीधे साधे भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ। जब बंटी जी ठीक हो जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन तुम्हें हमारे घर का पता कैसे चला? पीलू की प्रश्न को हरिया उत्तर देते हुए कहता है, पास के हनुमान मंदिर के पुजारी जी ने भेजा है मुझे। उसकी बातों को पीलू और बंटी मान जाते हैं। बंटी की दुकान फिर से चल निकलती है। जी, आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? उनकी दुकान चलते देख कालू सोचता है, अब इस हरिया का मैं हाथ पांव तोड़ दूंगा। और कालू के बुलाने पर गुंडे फिर से आ जाते हैं। कालू, तुम जैसे बदमाशों से मैं नहीं डरता हूँ। तुम्हें बंटी जैसे सीधे साधे लोगों का बिगाड़ किया है। मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तू क्या पिटाई करेगा हमें? हम तुझे बंटी के बगल वाले बेड में भेज देंगे। गुंडे हरिया की तरफ हथियार लेकर उसे मारने जाते हैं। हरिया बहुत ताकतवर निकलता है। वो सभी गुंडों को हवा में ऊपर नीचे पटकने देता है। उन्हें एक हाथ से ही हवा में उठाकर घुमाने लगता है और उनकी पिटाई कर करके हालात खराब कर देता है। फिर कालू की भी पिटाई होने लगती है और कालू को उसकी दुकान में ही जोर से फेंक देता है, जिससे उसकी दुकान टूट जाती है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ पर पीलू और बंटी आते हैं। अरे हरिया,
तुम इतने ताकतवर कैसे हो? हरिया का रूप बदल जाता है और हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हे हनुमान जी, आप हमारे लिए हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ पर आए। आपकी महिमा, आपकी दया अपरंपार है। बंटी, पीलू, तुम बहुत ही नेक दिल के मेरे भक्त हो। इतनी बड़ी मुसीबत में भी मुझे सब कुछ मानते रहे। तुम्हारे कल्याण होगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। ऐसे ही साफ मन रखना। फिर हनुमान जी को बंटी और पीलू बहुत अच्छी मिठाइयाँ भोग लगाते हैं। उसके बाद हनुमान जी उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में बंटी ठीक हो जाता है। पीलू और बंटी हनुमान जी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं। बेलापुर गांव के जंगल में हर साल बहुत ठंड पड़ती थी और बर्फ गिरती थी। इस दौरान सारे पक्षी अपने लिए स्वेटर पहले से जमा कर लेते थे, लेकिन जब से इस गांव का मुखिया कड़कनाथ कौवा बना, तब से वो अपने दोस्त जाबाज चील के साथ पहले से स्वेटर का स्टॉक जमा कर लेता था और बाद में ज्यादा दामों में उसे बेचता था। कोई आवाज उठाए तो वो दोनों दादागिरी दिखाते थे और किसी की भी नहीं सुनते थे। जाबाज जी, आपकी स्वेटर पहनने के बाद खुजली होती है और ये गर्म भी कम होती है। हरिया काका, तुम बूढ़े हो गए हो, इसलिए खुजली होती है और ज्यादा ठंड लगती है। मेरे स्वेटर तुम्हें पहनना है तो पहनो, नहीं तो भागो यहाँ से। मुझे अपनी स्वेटर की शिकायत नहीं सुननी है। हमारी दुकान के अलावा कहीं स्वेटर मिलेगी नहीं, समझे? उनकी इस दादागिरी से सब घबराए हुए रहते थे। एक बार पीलू अपने पति बंटी कबूतर के साथ जंगल में रहने आती है और वो उसका पति मिलकर स्वेटर की दुकान खोल लेते हैं। पीलू घर में स्वेटर बनाती थी और बबलू दुकान में बेचता था। सुनिए जी, बहुत मुश्किल से हमने पैसे जोड़कर ये स्वेटर बुनाई का काम शुरू किए हैं। अगर सब अच्छा चला तो जल्दी ही हम अपने लिए एक दुकान खरीद लेंगे और उसके बाद खुद का घर खरीद लेंगे। हाँ पीलू, हमें आगे अपने होने वाले बच्चों के बारे में सोचना होगा। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ की स्वेटर को पूरे जंगल वाले पसंद करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पीलू और बंटी की दुकान अच्छे से चलने लगती है। पीलू की स्वेटर बहुत डिजाइनर और अच्छी क्वालिटी के ऊन से बनी होती थी, जिसके कारण औरतें और लड़कियां उन्हें बहुत पसंद करते थे। कम दाम होने की वजह से सभी पक्षी उन्हीं के यहाँ स्वेटर खरीदते थे। जाबाज की दुकान में भीड़ कम लगती है। ये देखकर जाबाज गुस्से में आ जाता है और पीलू और बंटी की दुकान जाता है। सुना है तुम लोग जंगल में नए नए हो। मैं जाबाज चील हूँ, कड़क सेठ का पक्का दोस्त। तुम्हें पता नहीं है क्या, पूरे जंगल में मेरी ही स्वेटर की दुकान थी। तुम लोग स्वेटर कैसे बेचने लगे? चलो अपनी दुकान बंद करो। अरे जाबाज जी, आप हमें क्यों तंग कर रहे हैं? आप भी अपनी स्वेटर की क्वालिटी ठीक कर लो तो इतने ठंड में ऐसे भी लोग स्वेटर खरीदेंगे ना। बंटी कबूतर, तू मुझे सिखा रहा है, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। और जाबाज उनकी दुकान को तोड़ फोड़ देता है। तभी वहाँ पर कड़क सेठ आता है। कड़क जी, आप यहाँ के मुखिया हैं। इस जाबाज चील से हमारी रक्षा करो। ये सही कह रहा है, तुम लोग कोई और काम धंधा कर लो। पीलू और बंटी समझ जाते हैं कि कड़क उनकी मदद नहीं करेगा। अब हमारा क्या होगा? बड़ी मुश्किल से हमने दुकान शुरू की थी। लोगों को हमारे स्वेटर्स कितने पसंद आ रहे थे। अब क्या हम मजदूरी करेंगे? तुम देखना पीलू, एक दिन इस जाबाज को और इस कड़क सेठ को इनके बुरे कर्मों की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ठंडी का मौसम आ जाता है। पूरे जंगल में बर्फबारी शुरू हो जाती है। सुनो जाबाज, मुझे पता चला है कि इस बार बहुत ज्यादा बर्फबारी होगी। इस बार जंगल बर्फ से ढक जाएगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बहुत
बहुत ठंड भी पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है खड़क। तूफानी बर्फबारी में हम और भी ज्यादा पैसे कमाएंगे और ज्यादा दामों से स्वेटर बेचेंगे और कोई हमें मनमानी करने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि लोगों के पास स्वेटर खरीदने के लिए कोई और दुकान ही नहीं है ना। अब तो हम और भी अमीर बन जाएंगे। ये बात पीलू एक पेड़ के पीछे से सुन लेती है और तुरंत बंटी को सब कुछ बता देती है। बंटी ये सुनकर हैरान हो जाता है। ये तो तुम बहुत अच्छी खबर लाई हो पीलू, क्योंकि जब बर्फबारी होगी तब हम भी स्वेटर बेचेंगे, लेकिन कम दामों में। उसके बाद देखना कि इन दोनों बदमाशों के साथ क्या होता है। पूरा जंगल इनकी पिटाई कर देगा। जल्दी ही बर्फबारी शुरू हो जाती है और पूरा जंगल बर्फ से ढक जाता है। ठंडी तूफानी हवाएं चलती है और ठंड बढ़ जाती है। ऐसे में कड़क और जाबाज अपनी स्वेटर बेचने के लिए निकलते हैं और गांव वालों से एक स्वेटर के 1000 रुपए वसूल करने लगते हैं। यह बहुत गलत बात है। आप हम लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। इतनी मुसीबत में हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और आप 1000 की स्वेटर बेच रहे हो। क्या करे बबली, कोई और स्वेटर भी तो नहीं बनाते हैं। एक पीलू थी, उसकी दुकान भी इन्होंने बंद करवा दी। सुनो, तुम लोगों को खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो भागो यहाँ से। हाँ, ज्यादा हल्ला मत करो, तुम्हारी मजबूरी है तो हम क्या करें। तभी वहाँ पर पीलू और बंटी आ जाते हैं और अपने स्वेटर को सिर्फ 500 रुपए में लोगों को बेचने लगते हैं। किसी किसी को तो वो 200 रुपए में भी स्वेटर दे देते हैं। सस्ते और अच्छी क्वालिटी के स्वेटर्स ले लो। जाबाज और कड़क के घटिया स्वेटर 1000 रुपए में है। इन्हें देखो, सस्ते और अच्छी क्वालिटी के स्वेटर्स। आओ हरिया काका, बबली दीदी, यहाँ आओ। अरे तुम दोनों फिर से आ गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा। तुम्हें दोनों को बर्फ में फेंक देना पड़ेगा, तभी तुम लोग सुधरोगे। उनकी धमकी सुनकर पक्षी गुस्से में आ जाते हैं। तुम दोनों बदमाश इतनी ही बड़ी मुसीबत में भी लोगों को लूट रहे हो अपनी घटिया और सस्ते क्वालिटी की स्वेटर से, और इन भले बंटी और पीलू को धमकी दे रहे हो। इन्हें पकड़कर पीट दो। गुस्से में लोग जाबाज और कड़क की स्वेटर की दुकान तोड़ फोड़ देते हैं। जाबाज और कड़क की बहुत पिटाई करते हैं। हमें माफ कर दो गांव वालों, हमने तुम सबको बहुत लूटा है। मैं और कड़क तुम्हारे लिए सेवा करेंगे। हाँ हाँ, अब से हम दोनों सुधर जाएंगे और किसी को भी तंग नहीं करेंगे। हमने तुम्हारी मुसीबत में साथ देने के बजाय तुम्हें डराते धमकाते रहे, हमें माफ कर दो। थोड़े दिनों बाद तूफान और बर्फबारी रुक जाती है। पीलू और बंटी स्वेटर्स बनाना जारी रखते हैं। बंटी जी, हमारी दुकान आसपास के जंगल में भी फेमस हो गई है। अब तो बहुत ग्राहक आने लगे हैं और अब हम अपनी खुद की बड़ी दुकान खोलेंगे और घर भी लेंगे। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आप कड़क और जाबाज को सही समय पर सही जवाब दिए। ये सब तुम्हारी मेहनत और गांव वालों की प्यार की नतीजा है पीलू। और फिर सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। बांसपुर गांव में पीलू ऑटो रिक्शा चलाती थी। उसका एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू स्कूल में पढ़ाई करता था। ऐसे ही एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल कोयल मैडम पीलू को स्कूल में बुलाती है। पीलू जी, आप बहुत मेहनत करती है और टिल्लू को पढ़ा रही है, लेकिन आपकी मेहनत पानी में जा रही है। क्या बात है प्रिंसिपल मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए पीलू जी, क्रिसमस पास आ रहा है। सभी बच्चे क्रिसमस की एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर आपका बेटा स्कूल में टाइम पास करता है। वो लकड़ी के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाता रहता है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्लास में ध्यान नहीं रहता है। ऐसे में वो एग्जाम कैसे पास करेगा? आप उसे कुछ काम में ही लगवा दो, यहाँ उसका कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसा मत बोलिए मैडम, वो मेरे जैसा गरीब ना रहे, इसलिए उसे यहाँ पढ़ा रही हूँ। मैं उसे समझाऊंगी। उसके बाद पीलू रात में अपने बेटे टिल्लू से बात करती है। टिल्लू, तुम्हारी स्कूल की प्रिंसिपल मुझे बुलाई थी। तुम स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हो और बेकार में लकड़ी के सामान बनाते हो। मैं पढ़ाई ध्यान भी देता हूँ और साथ में लकड़ी के खिलौने भी बनाता हूँ। मैं दोनों काम
एक साथ कर सकता हूँ माँ। लेकिन तू लकड़ी के खिलौनों को क्यों बना रहा है? एक काम में ही ध्यान क्यों नहीं देता? पढ़ाई में ही ध्यान रख, बाद में खिलौने बनाना। माँ, क्रिसमस पास में है, बच्चे लकड़ी के खिलौने खरीदते हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं खिलौना बनाऊं। नहीं बेटा, मैं ऑटो चला रही हूँ ना, तू फिक्र मत कर और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान लेता है, लेकिन उसी रात कालू कौवा पीलू के घर में उसके ऑटो के पास आता है। कालू भी ऑटो चलाता था और पीलू से जलता था। वो एक औरत होकर ऑटो क्यों चलाती है, ये उसका ख्याल था। कालू अपने मन में कहता है, पीलू पिद्दी चिड़िया, तू मुझसे ज्यादा कमाती है, मैं तेरे ऑटो को जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा सोचकर कालू ऑटो को नकली चाबी से खोल देता है और उसका इंजन और पहिए चुरा कर भाग जाता है। अगली सुबह पीलू अपने बेटे के साथ घर के बाहर आती है तो अपने ऑटो की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये गरीबी में तो कैसी परीक्षा ले रहा है। मेरी ऑटो का तो इंश्योरेंस भी नहीं है। अब मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाऊंगी? ऑटो के लिए बैंक से जो कर्ज लिया था उसे भी चुकाना है। सोची थी इस बार क्रिसमस में लोग घूमने फिरने के लिए ज्यादा बाहर निकलेंगे तो मेरी ऑटो से कमाई हो जाएगी। सब बर्बाद हो गया। पीलू अब मजदूरी का काम करने लगी और घर के लिए पैसे कमाने लगी। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। पीलू से पैसा मांगने के लिए मकान मालिक आता था, बैंक वाले आते थे। पीलू बहुत उदास होने लगी थी और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। ये देखकर एक दिन टिल्लू स्कूल खत्म होने के बाद जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता है और उन लकड़ियों को तराशने लगा। छन्नी और हथौड़े की मदद से वो एक सुंदर लकड़ी का ऑटो रिक्शा बना लेता है। फिर टिल्लू उस ऑटो ले जाकर अपनी माँ को दिखाता है। माँ देखो, तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट। अरे बेटा, ये क्या है? ये लकड़ी का इतना बड़ा ऑटो तू कहाँ से लाया है? माँ, ये ऑटो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं आया। अब तुम क्रिसमस में इसको लेकर चलाओ। और हाँ, वो पुराना हिस्सा ऑटो का है ना, उसको मैं इस ऑटो के ऊपर फिट कर देता हूँ। ये डबल डेकर ऑटो बन जाएगा। मैं इस पे वाटरप्रूफ पेंट कर दूंगा। वाओ मेरे टिल्लू, मुझे तुझ पर गर्व है। फिर पीलू उस ऑटो को ले जाकर जंगल में घूमने लगी। ये देखकर कालू का सिर चकरा गया और वो बेहोश हो गया। पीलू के डबल डेकर ऑटो में बहुत से सवारी बैठ जाते थे। हे भगवान, इस ऑटो को अगर मैं तोड़ दूंगा तो ये ट्रिपल डेकर ऑटो ले आएगी, फिर बस ही बना देगी। मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगती है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और टिल्लू भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है। वो स्कूल में फर्स्ट आता है। कोयल प्रिंसिपल उसकी बहुत तारीफ करती है। इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। जबलपुर गांव के जंगल में बबली कौवी एक ठेले में गन्ने का जूस बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और गर्मी में तो ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। बबली सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और फिर कालू कौवे से शादी कर ली। अपनी सफलता के कारण उसको बहुत घमंड हो गया था और वो गरीब ग्राहकों से बदतमीजी से बात करती थी। बबली दीदी, मुझे 2 ग्लास ताजा गन्ने का जूस देना। मैं आपको पैसा कल दे दूंगा। अगर कल पैसे देने हैं तो कल ही जूस पीना। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। अरे बबली दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही है? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ। देखो बंटी भैया, पैसे रखो और जूस पियो। और हाँ, आज से गर्मी शुरू हो रही है ना, आज से 20 रुपया ग्लास नहीं बल्कि 40 रुपया ग्लास गन्ने का जूस मिलेगा।
इस तरह से बबली बहुत घमंड हो चुकी थी। गरीब ग्राहकों से पैसे रखवाती थी, फिर गन्ने का जूस देती थी। कोई गन्ने का जूस नहीं बेचा था जिसकी बबली फायदा उठा रही थी। लेकिन अगले ही दिन बबली की दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना गन्ने का जूस का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर बबली उसे जलने लगती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने गन्ने का जूस क्यों बेच रही हो? मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। अरे सुंदरी दीदी, गुस्सा मत करो। जंगल में इतने ग्राहक हैं कि हम दोनों की दुकान अच्छे से चल सकती है। पीलू की बातें सुनकर बबली चुप हो जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि बबली अभी भी बहुत घमंड से रहती थी। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगती है, क्योंकि वो गन्ने का जूस को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली, सस्ते दामों में जूस बेच रही है। इसकी दुकान बंद करवा दूंगी। मैं भी दाम कम कर देती हूँ, लेकिन उतने पैसों में मैं गन्ने का जूस नहीं बेचूंगी, बल्कि केमिकल वाला नकली मिलावटी जूस बेचूंगी। ग्लास का जंबो साइज बड़ा देखकर जंगल वाले मेरे ही पास आएंगे और पीलू की दुकान बंद हो जाएगी। फिर ऐसा सोचकर बबली अपने घर में केमिकल वाला जूस तैयार करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो गन्ने का जूस ले लो, जंबो गन्ने का जूस। इतने बड़े गन्ने का जूस कभी नहीं देखे होंगे। जंगल के पक्षी बबली की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और ग्लास का साइज देखकर लालच में आ जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बबली के जंबो गन्ने का जूस बिक जाता है। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। उसी दिन से पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और अगले दिन से तो कोई भी उसकी दुकान नहीं जाता है। थोड़े ही दिनों में पीलू को दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। तभी एक दिन डॉक्टर हरिया उसकी दुकान पहुंचते हैं। पहले मुझे एक गिलास जूस देना, बबली की दुकान में भीड़ है, मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो मैं उसी की दुकान में जाता। ये लीजिए डॉक्टर सर। अरे वाह, ये बहुत ताज़ा है। ऐसा करो, तुम मेरे हॉस्पिटल में रोज 20 गिलास भेज दिया करो मरीज के लिए। पीलू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हरिया के मरीज उसके गन्ने का ताज़ा जूस पीकर ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बबली की दुकान से गन्ने का जूस पीने वाले पक्षी आते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। उनका टेस्ट होता है और उनसे हरिया पूछता है कि वो लोग क्या खाए पिए थे। तब वो बताते हैं कि रोज वो बबली के यहाँ जूस पीते हैं। बबली, तुमने इस गन्ने की जूस में क्या मिलाया है? तुम्हें पता है सबको किडनी में स्टोन्स हो गए हैं। इन सब की तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी दुकान का गन्ने का जूस पीकर। अरे ये लोग पीलू की दुकान का जूस पिया करते थे। फिर हरिया बताता है कि पीलू की दुकान के जूस से उसके बीमार मरीज ठीक हो गए हैं। इसके पहले बबली कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। बबली, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो गन्ने के जूस का, लेकिन ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद गन्ने का जूस पिलाती है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी बबली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट गन्ने का जूस बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की गन्ने का जूस का दुकान थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगते हैं। भोजपुर गांव के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। बबलू एक बढ़ई था और छोटे मोटे रिपेयरिंग के काम करता था। पीलू बांस से सजावटी सामान बनाती थी। उनकी कमाई ज्यादा नहीं होती थी, तो सुंदरी पीलू को कहती है, पीलू तुम बहुत सुंदर सजावटी सामान बनाती हो, लेकिन इसे जब कमाई ही नहीं होगी तो क्या मतलब इस काम का? तो पीलू कहती है, सुंदरी बहन, कमाई कैसे होगी जब मैं अकेले ही ये काम करूँगी? अगर इस काम की फैक्ट्री होती तो
तो मैं अच्छे से कमाती। सुंदरी बोलती है, फैक्ट्री और वो भी हम जैसे गरीब लोगों की कैसे हो सकती है पीलू बहन। चलो मैं भी मजदूरी के लिए निकलती हूँ। रात में काम करके बबलू घर आता है तो पीलू बबलू से कहती है, बबलू जी क्या आज आप मुझे पैसे देंगे? देखिए घर की छत टूट रही है और दीवार भी तड़क गई है, इनको रिपेयर करवाना है। तो बबलू बोलता है, आज तो पैसे नहीं मिले पीलू, मैं कुछ दिनों में तुम्हें पैसे दे दूंगा। दूसरों के लिए काम करने से मुनाफा नहीं होता क्योंकि लोग समय पर पैसे नहीं देते हैं। घर के लिए फर्नीचर बनाने का भी मेरा ख्याल है लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पीलू कहती है, कोई बात नहीं जी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। अगर मेरा और तुम्हारा काम अच्छे से चल निकले तो एक दिन हमारा भी अच्छा घर होगा। जी हम जरूर अपने सपने पूरे करेंगे, अभी तो किसी तरह से हमारा गुजारा हो रहा है। अगले दिन जब बबलू काम के लिए पहुंचता है, बबलू अब मेरे पास काम पर मत आना, मैं आपसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री से ही फर्नीचर मंगाने वाला हूँ। ये सुनकर बबलू वहाँ से दुखी होकर चला आता है। इसके बाद वो घर आकर पीलू से सब बात कहता है, देखिए हम जब तक दूसरों की तरफ देखते रहेंगे ऐसा ही होता है, क्यों ना हम अपने फर्नीचर की फैक्ट्री लगा सकते हैं, आपके पास बड़े होने का हुनर है। तो बबलू कहता है, लेकिन पीलू मैं फैक्ट्री कैसे बना सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुम्हें पता है ना ईंट सीमेंट लोहा ये सब कितने महंगे हैं। तो पीलू कहती है, आप इन सब महंगी चीजों से फैक्ट्री मत बनाइए, मैं तो कहती हूँ बांस की फैक्ट्री बना लेते हैं, और तो और आप सभी गरीब लोगों के लिए बांस की फैक्ट्री बना देना जिससे सभी आपको पैसे देंगे। ठीक है पीलू, एक बार कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अगली सुबह बबलू जंगल जाकर बांस काट कर लेकर आता है और उन बांस को अपने औजारों से आकार दे देकर उन्हें काट लेता है। फिर सभी अलग अलग साइज के टुकड़ों को वो जोड़ता है और उसे एक बिल्डिंग का आकार देने लगता है और 2 ही दिनों में वो एक फैक्ट्री तैयार हो जाती है। पीलू देखो ये बांस की फैक्ट्री, ये तुम्हारे कारण ही बन पाई है। तुम अगर नहीं होती तो मैं कभी भी इस तरह से नहीं सोचता। ऐसी बात नहीं है जी, ये आपकी मेहनत का ही नतीजा है। अब हम ऐसी ही फैक्ट्रीज को बना बना कर बेचेंगे। सही कह रही हो पीलू, मैं अब लोगों से संपर्क करता हूँ। हम एक फैक्ट्री तुम्हारे लिए भी बनाएंगे जिसमें तुम अपने बांस के सजावटी सामान बनाना। पीलू ये सुनकर खुश हो जाती है। फिर बबलू उस फैक्ट्री को दिखाने के लिए बहुत से लोगों को लाता है। तो हरिया कहते हैं, वाह ऐसी बांस की फैक्ट्री तो मैंने कभी नहीं देखा। बबलू तुम बहुत ही हुनर वाले हो, अब तुम मेरे साबुन की फैक्ट्री ऐसे ही तैयार करना। तो कड़क कहता है, मेरे कपड़े की फैक्ट्री को अगर तुम्हें इतने सस्ते दामों में बना सको तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं तुम्हें बांस की फैक्ट्री बनाने का ऑर्डर देता हूँ। और ऐसे ही बबलू बहुत मेहनत करके लोगों के लिए उनकी फैक्ट्रीज तैयार करने लगता है और बहुत मुनाफा कमाता है। और एक दिन वो पीलू के लिए एक फैक्ट्री बना देता है। बबलू जी अब तो हमारी पूरी तकलीफ ही दूर हो गई है और अब मैं अपनी बांस की फैक्ट्री में सजावटी सामान बनाया करूंगी। और फिर इस तरह से बबलू और पीलू अपनी मेहनत से बहुत पैसे कमाने लगते हैं, तरक्की करते हैं। उनके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। बिहारपुर के जंगल में कड़क सेठ रहता था। उसके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन थी। कड़क का एक बेटा था कालू। कालू दिन भर मोटरसाइकिल चलाता था और यहाँ वहाँ पैसे लुटा रहा था। कड़क सेठ कालू की इन हरकतों से बहुत नाराज हो जाता है और एक दिन उसे अपने पास बुलाता है। कालू तुझे क्या लगता है ये इतनी बड़ी जमीन जायदाद मैंने ऐसे ही खड़ी कर दी है? इसमें मैंने खून पसीना बहाया है, दिन रात मेहनत करके
यहाँ तक पहुँचा हूँ, और एक तू है जो सब कुछ बर्बाद करने में तुला हुआ है। दिन भर कोई काम धाम नहीं करता, बस आवारागर्दी करता रहता है। तेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, इतना भरी हुई फीस बेकार गई। तू एक छोटी सी नौकरी के लायक भी नहीं है। लेकिन पिताजी, हमारे पास सब कुछ तो है, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत। हाँ, जब समय आएगा तो मैं सब संभाल लूंगा। किसने कहा कि तुझे ये जमीन जायदाद मिलेगी? तू किसी लायक ही नहीं है। मैं तेरे नाम कुछ भी नहीं करूँगा। पहले एक काम तो करके दिखा, तब तो मैं मानूं कि तू किसी काबिल है। ये सुनकर कालू बहुत घबरा जाता है। उसने अपने पिताजी को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। ठीक है पिताजी, मैं एक कोला की दुकान खोल देता हूँ। कोला की तो हजारों दुकानें हैं, तू कुछ अलग कर। फायर कोला की दुकान चला कर दिखा। मैं 1 साल बाद तुझे देखूंगा कि कितना आगे बढ़ा है तू। लेकिन पिताजी, मैं तो कभी फायर कोला सुना भी नहीं हूँ, दुकान कैसे चलाऊंगा? काम शुरू करो और सब सीखते जाओ, मेहनत सब सिखा देगी। कालू ये सुनकर और घबरा जाता है, लेकिन अपने पिताजी की बात मान जाता है और अगले दिन से फायर कोला की दुकान खोल लेता है। ये क्या फंस गया मैं। कालू कोला में फायर लगाने की दिन रात प्रैक्टिस करता था और बहुत मुश्किल से 2 दिनों बाद उसे फायर सोडा बनाना आ जाता है। बेटा, ये क्या दुकान खोले हो? हरिया काका, फायर सोडा है ये, एक बार पी के तो देखो। ठीक है, तुम बच्चे भी क्या क्या काम करते रहते हो। मुझे एक फायर कोला देना तो। जी, अभी लो। कालू ऐसे तैसे करके एक फायर कोला बनाकर हरिया को दे देता है। तो हरिया कहता है, वाह कालू बेटा, तुमने तो बहुत ही टेस्टी फायर कोला बनाया है। मैं और लोगों के साथ फायर कोला पीने फिर आऊंगा। अरे कहीं ये मुझे पिटवाने के लिए और लोगों को तो नहीं लेकर आने वाला है। पिताजी ने मुझे कहाँ फंसा दिए। फायर कोला के काम में सादा कोला भी बेच सकता था ना। मैंने तो जैसे तैसे फायर कोला बनाकर दे दिया था। कालू, जो मुझे तुमने फायर कोला दिए थे ना, वो मेरे इन पोते पोतियों को भी दो। अगर मुझे अच्छा लगा तो इन्हें भी अच्छा ही लगेगा। ये सुनकर कालू बहुत खुश हो जाता है और कालू उनके लिए फायर कोला बनाकर दे देता है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह, लोगों को मेरा फायर सोडा पसंद आ रहा है। हाँ कालू बेटा, तुम्हारी मेहनत सभी को पसंद आ रही है। देखो, तुम्हारा फायर सोडा पीते ही लोग कितने खुश हैं और सभी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद से कालू का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो अलग अलग फ्लेवर्स के फायर ड्रिंक्स तैयार करने लगता है। फायर मैंगो, फायर ऑरेंज वगैरह वगैरह। ऐसे अचानक से उसकी दुकान में बहुत भीड़ लगने लगती है। कालू अब दिन रात मेहनत करता था। मुझे एक फायर मैंगो देना। मुझे फायर कोला और ऑरेंज मिक्स करके देना। भाई, मुझे तो रेगुलर फायर कोला ही अच्छा लगता है। जी, ये लीजिए आपके फेवरेट फायर ड्रिंक्स। इसके बाद से कालू का आग वाला ड्रिंक पूरे जंगल में फेमस हो जाता है और 1 साल कब बीत गए कालू को पता ही नहीं चलता। 1 साल बाद उसके पिताजी उसके पास आते हैं। क्यों कालू, दुकान कैसी चल रही है बेटा? पिताजी, 1 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आपका कहना बिल्कुल सही है। सादा कोला तो कोई भी बेच लेता है, लेकिन फायर कोला बेचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसे बनाना ही मुश्किल है। आपने मुझे मेहनत की कीमत सिखाई है पिताजी। मैं अब जमीन जायदाद की असली कीमत समझा हूँ कि कितनी मेहनत से सब कमाया जाता है। मेहनत की कमाई से बढ़कर कुछ नहीं होता है बेटा। तू पूरी मेहनत कर और अपना और अपने घर का नाम आगे बढ़ा। और फिर कालू अपनी मेहनत से और तरक्की करता है और अपने घर परिवार का बहुत जिम्मेदारी से ख्याल रखता है।